सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल ए के ट्यू अड्डा पर, जहां पर हम 90 मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। इन 40 मिनट्स के वीडियो में मैंने एक एक चीज कवर कर दी है। अगर आपने ये पांचों वीडियोस देख लिए तो इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप शांति से एक बार वीडियो देखो। इतने शॉर्ट नोट्स हैं कि आपको खुद रिकॉल रहेगा। ओके। अब नेक्स्ट है सेवन सीज ऑफ बिजनेस राइटिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवन सी मतलब वो वाला सी नहीं, अपना वाला सी नहीं। यहाँ सेवन अलग अलग सी हैं। सो फर्स्ट सी जिसका बिजनेस राइटिंग में यूज आता है वो है कंसिडरेशन। सिंपल भाषा में दूसरों की जगह पर अपने को रख कर देखना, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इज बीइंग कंसिडरेट। विजुअलाइज रीडर्स प्रॉब्लम इमोशंस इज कंसिडरेशन। अगर हम बिजनेस राइटिंग में कंसिडरेट एटीट्यूड के साथ लिखते हैं तो गुडविल जनरेट होती है, मतलब कि सामने वाला भी सोचता है कि हाँ, ये हमारी कंडीशन को समझ रहे हैं। सेकेंड सी इज कर्टसी। कर्टसी सिंपली मीन्स बीइंग पोलाइट, मतलब अनुपम मित्तल साहब की तरह या फिर अपने बच्चन साहब की तरह हैं की तरह तहजीब से बात करना। दूसरे को अक्यूज नहीं करना। अक्यूज मतलब कि आरोप नहीं लगाना, तो इसको कर्टसी कहते हैं। ठीक है। जब हम कर्टसी के साथ राइट करते हैं तो निगेटिव स्टेटमेंट्स को लिखना, यानी कि जिसमें नॉट, नो इन सब का यूज हो, ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करना भी हम अवॉइड करते हैं। नाउ थर्ड सी इज क्लैरिटी। तो अभी तक हमने दूसरों के जूते में पैर रखा, मीन्स कंसिडरेट। देन पोलाइट होकर बात की, मीन्स कर्टसी। नाउ क्लियर रहो, क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स की समरी इंफॉर्मेशन मत दो, डिटेल्स के साथ बात करो बिजनेस राइटिंग में। बी स्पेसिफिक। फोर्थ इज कंक्रीटनेस। अब यहाँ कंक्रीट से सिविल वाला कंक्रीट नहीं है। हियर कंक्रीट मीन्स कंक्रीट इंफॉर्मेशन, जैसे कॉन्क्रीट एविडेंस होता है, यानी कि एक्चुअल एंड कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन। इस एग्जाम्पल को ज़रूर एक बार मेंशन करके आना, एक बार पढ़ भी लेना और एग्जाम में मेंशन ज़रूर करके आना। एग्जामिनर के सामने आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं फिर याद दिला दूं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% आने का चांस यहीं से है, इसीलिए स्किप करने का ख्याल आ रहा हो तो बेटा याद रखना 10 मार्क्स यहीं से मिलने वाले हैं। और इतना अच्छा पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा। नोट्स और वीडियो ही 2-3 बार देख लोगे तो भूलोगे ही नहीं कभी। फिफ्थ सी इज करेक्टनेस। करेक्टनेस किन चीज़ों में? करेक्टनेस इन टोन, टेक्स्ट, ग्रामर, फॉर्मेट एक्सेट्रा। क्लियर। सिक्स्थ सी इज कंसाइजनेस। कंसाइज मतलब छोटे में लिखना, डायरेक्ट बात बोलो, लेंदी एक्सप्रेशन को अवॉइड करो, सीधी सी बात है। सेवेंथ एंड लास्ट सी इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, जैसे क्लैरिटी में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, कंप्लीटनेस में बिजनेस राइटिंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, यूनिट 1 का आधा पार्ट यानी आधा सिलेबस हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। टेक्निकल कम्युनिकेशन, देन फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऐसे ही फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। दो फ्लो होते हैं, फॉर्मल चैनल, फॉर्मल चैनल। ऑल्सो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। बहुत अच्छे से मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है, एंड आप लोग तो जो पढ़ के आ रहे हैं उन्हें पता ही है। ओके। सो ये आधा सिलेबस मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया है, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट जहां पे हम 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। सो जिसने नहीं देखा है वो एक बार पीछे जा सकता है, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है कोड एंड कंटेंट। 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन कोड एंड डिफाइन कंटेंट। ओके। सो ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ अ मैसेज होता है, रिसीविंग ऑफ दैट मैसेज होता है। ठीक है। जब ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं तो एक जगह से मैसेज प्रोड्यूस होता है, तब जाकर दूसरी जगह रिसीव होता है, तो ये याद रखना। ओके। सो कोड, व्हाट इज अ कोड? तो अपने सीएस वाले भाइयों, आईटी वाले भाइयों, ईसी वाले भाइयों को कोड के बारे में तो सबको पता ही है ना, कि कोडिंग एक स्पेशल लैंग्वेज में होती है जहां स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को बताया गया है कि ये काम करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर सिंटैक्स यूज करना है। सिमिलरली टीसी में भी कोड का वही मतलब है, एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू अनदर पर्सन। आपको लग रहा होगा ये कोई गाली लिखी हुई है, ये कोई कस वर्ड है। नो, ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, ये हमने कोडिंग की है। अगर हमें कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता है ना, तो हम स्पेशल सिंबल्स का यूज करके अपने मैसेज को एनकोड कर देते हैं, मतलब कोडिंग कर देते हैं उसकी।
क्लियर? सो कोड का क्या मतलब है? किसी स्पेशल लैंग्वेज में हमें मैसेज को कोड करना है और जो कि रिसीवर को पता हो कि कैसे उसे डिकोड करना है। सो नेक्स्ट, कंटेंट। व्हाट इज कंटेंट? तो यार सेम चीज है, जो हम मैसेज भेजते हैं, जो उसके अंदर का मैटर होता है वही हमारा कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कंटेंट का मतलब जो मैसेज में हम मैटर भेज रहे हैं, जो मैसेज का कंटेंट है वही हमारा कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टिमुलस क्या होता है? थिंग दैट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस क्या क्या है? आई है, ईयर है, नोज है, ठीक है, और मैं भूल गया तो क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूं। जब हमारा कोई फ्रेंड हैंड रेस करके हाई करता है, ठीक है, तो हमारे आई को, हमारी आंखों को एक स्टिमुलस मिलता है कि वो हमारी तरफ बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है ना, कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसने बॉडी का यूज करते हुए हमसे कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया, थोड़ी दूर से हमें हाई किया। ठीक है, तो अब हमारी आईज को स्टिमुलस मिला। सेम वो चीज हमें सेंसेशन देती है, हमारे ब्रेन को देती है, कोई हमसे हाई कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई हमारे पीछे से आकर हमारी बैक पे टैप करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि हाँ ये हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसके लिए जो हम रिएक्शन देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। थिंग दैट एन इंडिविजुअल डज एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्लियर होगा मेरे हिसाब से। स्टिमुलस मतलब कि जब सेंसेशन आपके बॉडी में हो कि ये कुछ कम्युनिकेशन मेरे साथ होने जा रहा है, एंड रिस्पॉन्स जो हम रिएक्शन देते हैं उस स्टिमुलस को। क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार हर सेमेस्टर एग्जाम में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, सो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? फर्स्ट प्रोसेस है आइडिएशन। सेंडर हैज एन आइडिया। ठीक है, हमारे पास आइडिया होगा तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे ना। सो पहला प्रोसेस क्या है? सेंडर हैज एन आइडिया, आइडिएशन होता है। देन एनकोडिंग। सेंडर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू वर्ड्स। एनकोडिंग मतलब आइडिया तो आपके दिमाग में था, लेकिन जब आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो या किसी स्पेशल लैंग्वेज में एनकोड करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं? एनकोडिंग। तो पहले आपको आइडिया आया दिमाग में, फिर आपने एनकोडिंग करी। ठीक। थर्ड, ट्रांसमिशन। सेंडर ने आइडिया भेज दिया रिसीवर तक, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। ठीक, अब रिसीवर को मैसेज मिल जाता है। क्लियर? रिसीवर को मैसेज मिल जाता है। अब रिसीवर क्या करता है? डिकोड करता है मैसेज को। रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, दिस इज नोन एज डिकोडिंग। ठीक, रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज को, अब रिसीवर फीडबैक देता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है? इजी पीजी है यार, इजी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अपने और अपने दोस्त के बीच कम्युनिकेशन को सोच के इसको एग्जाम में कर आना। ठीक है, आपके पास आइडिया आया, आपने उस आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, फिर अपने दोस्त तक भेज दिया जिसको हमने ट्रांसमिशन बोला। ठीक है, उस दोस्त को मिल गया, उस दोस्त ने उस आइडिया को, उस मैसेज को डिकोड किया। क्लियर? एंड देन उसका काम क्या है? फीडबैक भेजेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। तो जो रिस्पॉन्स आता है उसी को हम फीडबैक कहते हैं। क्लियर? सो इसी तरह 5 प्रोसेस हैं: आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। लेट्स सी, 10 मार्क्स में आएगा तो आप इतना डायग्राम सिर्फ नहीं बना के आओगे ना, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। लेकिन ये डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करके जानना। एग्जाम में बना कर आओगे तो कोई 10 मार्क्स देने से रोक नहीं सकता। ठीक है, आइडिएशन। सेंडर हैज एन आइडिया टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। भैया हमारे सेंडर भाई के पास एक आइडिया आता है कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जो कंटेंट होगा कम्युनिकेशन का वो इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करेगा ना। तो 2 पॉइंट सिंपल से हैं। आइडिएशन में क्या होता है? सेंडर हैज एन आइडिया टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया। ठीक है, अब आइडिया किस बेसिस पर आ सकता है? ठीक है, जिसको भाई जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइडिया आएगा ना। ठीक है, उसको डॉक्टर से रिलेटेड आइडिया नहीं आएगा, उसे मेडिकेशन से रिलेटेड आइडिया नहीं आएगा, उसे फैशन टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं आएगा। सो किस पे डिपेंड करता है? सो द स्कोप ऑफ आइडिएशन इज डिटरमाइंड बाय द सेंडर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज, पर्पस। ठीक है, किस पर्पस से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप अपने दोस्त से कॉपी मांग रहे हो, ठीक है, तो इस पर्पस से कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो आपका कम्युनिकेशन चैनल अलग होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, आइडिएशन सेंडर की नॉलेज पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, एंड किस लिए कम्युनिकेशन हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। मैसेजेस जनरली हैव 2 काइंड्स ऑफ कंटेंट, लॉजिकल, इमोशनल। लॉजिकल में हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, एंड इमोशनल में फीलिंग्स या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? 4 पॉइंट क्या क्या है हमारे? सेंडर के पास आइडिया आता है कम्युनिकेशन के लिए, कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड दैट आइडिया, स्कोप ऑफ आइडिएशन क्या क्या हो सकता है कि हमारी कितनी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है,
हमारी एबिलिटीज क्या है, ठीक है। और मैसेजेस दो तरह का हो सकता है, लॉजिकल या इमोशनल। क्लियर? So next is encoding. Process of changing the information into some form of logical encoded message is known as encoding. ठीक है। अब वहां पर encoding क्या लिखा था, जब हम इंफॉर्मेशन को, जब अपने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे एनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं। बट नहीं, प्रॉपरली जब हम सीधी सादी लैंग्वेज को किसी लॉजिकल लैंग्वेज में या किसी कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। तो एन कोडिंग से क्या मतलब निकालोगे, क्या लिख कर आओगे, जब हम किसी लॉजिकल लैंग्वेज में या कोडेड मैसेज में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज एनकोडिंग। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज, यानी हम किस लैंग्वेज में कोड करने वाले हैं। ठीक। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉर्म, क्या फॉर्म रहेगा कम्युनिकेट करने का, जिससे कि सबको इंफॉर्मेशन के बारे में पता ना लगे, सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच तक बात रहे। ठीक है। सो सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन फॉर्म। थर्ड, सिलेक्टिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? या तो हम लिख के बात कर सकते हैं या तो हम बोल कर बात कर सकते हैं, नॉन वर्बल सिंबल्स के थ्रू, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। सो सिलेक्टिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तब जाके हमारी एनकोडिंग कंप्लीट होती है। क्लियर? थर्ड इज ट्रांसमिशन। पहला प्रोसेस था आइडिएशन, सेकेंड वॉज एनकोडिंग, थर्ड इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मैसेज ओवर द चोजन चैनल। ट्रांसमिशन यार मतलब मैसेज भेज देना। क्लियर? इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द प्रॉपर टाइम, कि ट्रांसमिशन सही समय पर हो, सही जगह पर हो, सही तरीके से हो, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर वे। क्लियर? चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, कोरियर सर्विस, टेलीविजन एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन हम क्या, मेरा दोस्त अगर लंदन में बैठा हुआ है तो यार मैं इंटरनेट के जरिए उससे कम्युनिकेशन करूंगा, ट्रांसमिशन का चैनल इंटरनेट हो जाएगा। अगर वो बगल में है, मैं टेलीफोन पर उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, चैनल टेलीफोन हो सकता है। क्लियर? तो सीधी सी बात है यार, जो आप नॉर्मल जिंदगी में देखते हो बस वही अपने को पेपर में लिख कर आना है। क्लियर? फोर्थ इज डिकोडिंग। अब हमने मैसेज को एनकोड कर दिया था एक लॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है। एनकोडिंग क्या था, इंफॉर्मेशन को लॉजिकल लैंग्वेज में या कोडेड मैसेज में कन्वर्ट करने को एनकोडिंग कह रहे थे। तो एनकोड तो कर दिया भैया, अब डिकोड भी तो करना पड़ेगा। तो डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स, यानी जो मैसेज बंद कर दिया गया था, कोड कर दिया गया था, अब उस कोड को तोड़ के असली मैसेज बाहर निकालने को डिकोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ मैसेज। हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है कभी कभी चीजों को, कि क्या लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है, इंटरप्रेट किया हमने, और एनालिसिस करते हैं कि अच्छा जो हमने इंटरप्रेट किया है इसका क्या मतलब हो सकता है, इस रेफरेंस में इस कोडेड मैसेज का क्या मतलब हो सकता है। सो डिकोडिंग में ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। फिफ्थ, लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट प्रोसेस है फीडबैक। रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, उसने डिकोड कर लिया है, अब भैया वो हमें भेजेगा लाफा। लाफा मतलब कि रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब कि फीडबैक। Response is the last stage in the communication process. It is the action or reaction of the receiver to the message. It helps to know that the message was received and understood. यार फीडबैक का आना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि रिसीवर को हमारा मैसेज सक्सेसफुली पहुंच चुका है और उसने समझ लिया है, तभी तो फीडबैक देगा ना। फीडबैक का इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो लास्ट स्टेज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें पता चल जाता है कि रिसीव हो चुका है मैसेज। क्लियर? सो यार अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कमेंट करो टीसी ऑन टॉप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टोन। टोन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सो टोन में याद कर लो बस, टोन इज द मूवमेंट ऑफ पिच, यानी जिस तरह हम बोल रहे हैं उसका मूवमेंट, कभी ऊपर कभी नीचे, इज नोन एज मूवमेंट ऑफ पिच। ठीक। व्हेन वी आर एंगेज्ड इन नॉर्मल स्पीकिंग, द टोन एंड पिच ऑफ आवर वॉइस कॉन्स्टेंटली चेंजेस डिपेंडिंग ऑन आवर मूड टू एक्सप्रेस व्हाट वी जस्ट मीन टू से। ठीक है। कभी हम ऊंची पिच पर बोलते हैं, कभी हम नीची पिच पर बोलते हैं। हियर द पिच ऑफ द वॉइस सेज अ लॉट। जब हम ऊंची पिच पर बोलते हैं तो मतलब कि हम उस चीज को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, और जब हम धीरे से चीजों को बोलते हैं इसका मतलब है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। क्लियर? सो टोन से पता चलता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हम क्या मीन कर रहे हैं। सो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देने जा रहा हूं, सब बच्चे पढ़कर जाएंगे लेकिन इस तरह पढ़कर नहीं जाएंगे। टोन आता है तो आप बस इस तरह एक टेबल बना देना, राइजिंग टोन का कब यूज होता है, फॉलिंग टोन का कब यूज होता है। तो एक चीज याद रख लो,
राइजिंग टोन मतलब हम इंटरेस्टेड हैं। फॉलिंग टोन मतलब धीमे से कब बात करेंगे, जब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद आप कहानी लिख सकते हो। व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन प्लस हम इंटरेस्टेड हैं, जब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम राइजिंग टोन मतलब ऊंची आवाज में बात करते हैं और इंटरेस्टेड भी जब रहते हैं। ठीक, कब राइजिंग टोन का दूसरी बार यूज होता है, व्हेन स्पीकर एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव आंसर। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन है तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं, देन ऑल्सो वी यूज राइजिंग टोन। थर्ड, विद रिक्वेस्ट व्हेन अपोलोजाइजिंग। ठीक है, राइजिंग टोन का यूज होता है। फॉलिंग टोन व्हेन स्पीकर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते तो धीमे 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 बोरिंग तरीके से बात करते रहते हैं। क्लियर? इफ स्पीकर ऑलरेडी नोज द आंसर, जब आंसर में पता है, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो भी हम फॉलिंग टोन में बात करते हैं, नीचे स्वर में बात करते हैं। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाइयों, हम अपने लास्ट पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। फिर से वही ज्ञान की बातें हैं कि प्रोफेशनल पर्सनैलिटी यानी ऑफिस में जब हम रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं तो प्रोफेशनल जगहों पर क्या पर्सनैलिटी की एट्रीब्यूट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एक बार पर्सनैलिटी समझ लेते हैं क्या होती है। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज पर्सन कैरेक्टर एंड इमेज। पर्सनैलिटी का ये मतलब होता है कि लोगों के बीच हमारी क्या इमेज है। क्लियर? पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अपीयरेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड, एजुकेशन एंड वैल्यूज। अब पर्सनैलिटी, किसी इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ उसकी एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं लेकिन उनमें ह्यूमन वैल्यूज जरा भी नहीं होती है, एटीट्यूड आसमान पर होता है। सो उनकी पर्सनैलिटी को हम अच्छा पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट नहीं मानेंगे ना। सो एक ओवरऑल सब कुछ होना चाहिए पर्सनैलिटी में। अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर भी आपका अच्छा हो, एटीट्यूड भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छे लेवल की हो एंड ह्यूमन वैल्यूज भी आप में हो। तब हम मानेंगे कि हाँ ये बंदे की पर्सनैलिटी आइडियल है। क्लियर? तो टिप्स टू हैव बेटर पर्सनैलिटी। भैया अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो ये अप्लाई कर लो। सीधा, बी कॉन्फिडेंट। पहली चीज कॉन्फिडेंट रहो। अपीयरेंस के लिए ड्रेस अप वेल। क्लियर? अच्छे कपड़े पहनोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा तुम्हारे अंदर। फॉलो योर पैशन। ओके, पैशन को फॉलो करोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने काम को लेकर लगे रहोगे एक दिशा में। क्लियर? इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। सारी जनरल चीजें हैं, अपने से भी तुम कुछ भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, एक आइडिया ले लो। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, डेवलप लीडरशिप स्किल्स एंड बी अ गुड लिसनर। क्लियर? सो ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लो और वहां पे इलेबोरेट करके लिखना है। अगर आ जाता है राइट प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। ओके, पहले हेडिंग देना, टिप्स टू हैव बेटर पर्सनैलिटी। फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट, देन उसको इलेबोरेट करना चीजों को। ठीक है, ड्रेस अप वेल, follow your passion, improve communication skills, improve your body language, develop leadership qualities, be a good listener. Okay? जैसा प्यार आप लोगों ने पुराने चैनल को दिया था वही प्यार हमें इस चैनल पर भी चाहिए। तो थैंक यू यार। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा पढ़ के। लाइक बटन को तोड़ डालो, फोड़ डालो। अब तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और नहीं किया तो कर दो रे ना बाबा। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।